ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भारद्वाज और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़ी अहम तारीखों का ऐलान कर दिया। 17 अक्टूबर को चुनावों से जुड़ा गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर होगी। 27 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 29 अक्टूबर तक प्रत्याशियों के लिए नाम वापस लेने का आखिरी दिन होगा और 12 नवंबर को एक ही चरण में मतदान करवाया जाएगा। 8 दिसंबर को मतगणना के बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। प्रकाश जी, 68 विधानसभा सीटों वाला ये पर्वतीय राज्य किस तरह से अहम है और जिस तरह से आज चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो आपसे एक पहली टिप्पणी तो इसी पर हम चाहेंगे। हिमाचल में प्रत्येक आदमी ये आशा लगाए हुए था कि चुनावों की घोषणा आज होगी, कल होगी। इस तरह की एक आशा थी कि कभी भी चुनावों की घोषणा हो सकती है। इसके पीछे कारण है कि अगर पिछले 6 विधानसभा चुनावों को देखा जाए तो 2 बार विधानसभा चुनाव जनवरी और फरवरी में हुए हैं और शेष 4 विधानसभा चुनाव जो है वो अक्टूबर महीने के दौरान घोषित हुए हैं। तो ये बिल्कुल तय माना जा रहा था कि 1-2 दिनों के भीतर जो है वो चुनाव घोषित हो जाएंगे। और 8 जनवरी को इस विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने हमारे सामने आंकड़े भी रखे, खासतौर पर मतदाताओं को लेकर। जैसे कि कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 55 लाख है। लगभग 27,80,000 पुरुष हैं, 27,27,000 महिला मतदाता हैं। दिव्यांग मतदाताओं का भी उन्होंने जिक्र किया, जिनकी संख्या 56,000 है। 80 वर्ष से उम्र के अधिक वरिष्ठ नागरिक जो मतदाता हैं, उनका भी उन्होंने जिक्र किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस बात को भी रखा कि जो चुनाव आयोग है उसका ये फोकस है कि कोई भी मतदाता न छूटे। तो हम निर्वाचन आयोग के दृष्टिकोण से आपसे समझना चाहेंगे कि उन्होंने जैसा कि कहा कि 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों या जो कोविड संक्रमित मतदाता हैं जो मतदान केंद्रों तक नहीं आ सकते हैं, आयोग ऐसे मतदाताओं के लिए घर पर ही वोट देने की सुविधा का इंतजाम करेगा और पारदर्शिता और मतदान की जो गोपनीयता है उसको बरकरार रखते हुए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। तो चुनाव आयोग की इस पहल को आप कैसे देखते हैं? जो ये व्यवस्था की गई है वरिष्ठ जनों के लिए और जो दिव्यांग जनों के लिए है कि उनके घर पर जाकर के ही उनका मत प्राप्त किया जाएगा और उसको लाया जाएगा, तो ये अच्छी पहल है और हिमाचल प्रदेश में इससे मत प्रतिशत बढ़ेगा। ऐसे लोग जो मत प्रकट करना चाहते हैं, अपना मतदान करना चाहते हैं, उनके लिए ये सुविधा जो है बहुत सराहनीय कदम है। हिमाचल प्रदेश में दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ पर सड़कों की सुविधा तो है लेकिन मतदान केंद्र तक जो है पहुंचना मुश्किल होता है, तो इस सुविधा का फायदा उठाया जा सकेगा और इस तरह की व्यवस्था जो है हर स्तर पर की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एक बड़ा रोचक आंकड़ा दिया कि हिमाचल प्रदेश में 1184 ऐसे मतदाता हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है और उन्होंने ये कहा कि जब से भारत में लोकतंत्र की ये बड़ी महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रिया चल रही है तब से वे हर प्रक्रिया में अपना मत देते आए हैं और इस बात को स्वीकारते हुए, इस बात की सराहना करते हुए निर्वाचन आयोग ने उनके लिए सम्मान पत्र भी भेजे हैं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी कहा कि युवाओं के लिए ऐसे वरिष्ठ मतदाता प्रेरणा का स्रोत हैं। कैसे आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश में इन मतदाताओं की संख्या को और उनके जज्बे को? हिमाचल प्रदेश में जो श्याम शरण नेगी जी हैं, उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहले चुनाव में मतदान किया था और ये विधानसभा चुनाव में भी वो मतदान करने जा रहे और उन्हें भारत सरकार ने या केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया हुआ है और श्याम शरण नेगी युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श होने चाहिए और प्रेरणा स्रोत होने चाहिए कि मतदान अवश्य करना चाहिए और ये लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए हमारा नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है। हिमाचल प्रदेश चूंकि एक पर्वतीय राज्य है, इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि मतदान केंद्रों की व्यवस्था करना। चुनावी प्रक्रियाओं में निर्वाचन आयोग ने एक सफलतापूर्वक मतदान केंद्रों की व्यवस्था की है और एक रोचक आंकड़ा ये भी है कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र लाहौल स्पीति जिले का जो टशीगंग मतदान केंद्र है वो है और वहां पर पिछले उपचुनाव में देखा गया कि सभी लोगों ने मतदान किया। तो निर्वाचन से जुड़ी हुई इस राज्य में क्या चुनौतियां रहती हैं और जिस तरह से चुनावों का आयोजन किया जाता है वो किस तरह से बड़ा सराहनीय रहता है? हिमाचल प्रदेश में जो भौगोलिक
स्थिति है, पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, और जो मतदान के लिए जो टीमें जाती हैं विभाग की, उनके लिए वहां तक पहुंचना बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। और ये व्यवस्था जो है, और ये चुनौतीपूर्ण उन क्षेत्रों के लिए है जैसे जो जनजातीय क्षेत्र आपने स्वयं कहा, लाहौल स्पीति जिला है, और उसके अलावा किन्नौर जनजातीय क्षेत्र है, भरमौर जो है चंबा जिला का, वो भी जनजातीय क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में जो चुनावों की घोषणा हुई है कि 12 नवंबर को मतदान होगा, तो वहां तक पहुंचने के लिए जो कर्मचारी हैं चुनाव विभाग के, उनका योगदान हर चुनाव में रहता है। अब तो ये भी हम देखने में आता है और इस तरह की व्यवस्थाएं हुई है कि हर क्षेत्र में सड़कें बनी है, चाहे कच्ची सड़कें हों, लेकिन अधिकांश सड़कें जो है वो पक्की हैं। लेकिन कई क्षेत्रों में अभी भी पोलिंग टीमों को जो है पैदल चलना पड़ता है, 2-2 दिन तक जो है पैदल चलना पड़ता है, और वो लोग जो है बीच में मतलब चलने के बाद जो है सायं कहीं ठहरते हैं, उसके बाद दूसरे दिन गंतव्य पर पहुंचते हैं। जो चुनाव विभाग की, या यूं कहें कि हम जो चुनाव में सरकारी कर्मचारी है या जो इसमें सरकारी तंत्र भागीदारी निभाता है, उसकी अहम भूमिका रहती है। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों को स्थानीय स्तर पर जो वहाँ के लोग हैं वो भी मदद करते हैं। यदि मान लीजिए बर्फबारी हो जाती है उससे पहले, तो इनको लाने ले जाने के लिए स्थानीय स्तर पर लोग भी मदद करते हैं। लेकिन इनका योगदान बहुत सराहनीय रहता है, बहुत अनुकरणीय रहता है। यदि ये लोग समय पर वहाँ ना पहुंचे तो चुनाव करवाना संभव नहीं हो सकता। मतदाता एक जागरूक मतदाता के तौर पर अपनी भूमिका निभा सके, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने जिन ऐप्स का जिक्र किया, जैसे सी विजिल ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप, किस तरह से इन ऐप्स का महत्व है, और जैसे कि दिव्यांगजनों के लिए अलग से एक PWD ऐप का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसके जरिए वो अपने लिए चुनाव के समय जो सुविधाएं दी जाती हैं उनको ले सकते हैं। तो किस तरह से अब तकनीकी का सहारा लेकर निर्वाचन आयोग चुनावों को और सरल और सुलभ बना रहा है? हिमाचल प्रदेश को मैं मानता हूं कि मतदान की दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से यहाँ के जो मतदाता हैं वो काफी सुलझे हुए हैं। और जो आपने तकनीक का सहारा लेने की बात कही है, यहाँ पर हर वर्ग में तकनीक का सहारा लिया जाता है। जहां तक दिव्यांगजनों की बात की है कि उन्होंने मतदान की, तो पिछले जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी उनके लिए सुविधा प्रदान की गई थी और उन्होंने उसका भी मदद ली थी। तो जिस भी स्तर पर आपने कहा कि जो ऐप बनाए गए हैं या जिस तरह से जो पोर्टल है, और वो अपना उसमें सुझाव भी दे सकते हैं और अपने उसमें सहयोग भी दे सकते हैं, या जिस तरह की उसमें सुविधाएं दी गई हैं उसका सही तरीके से यहाँ उपयोग भी होता है। और हिमाचल प्रदेश में युवा मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। मतलब ये कहा जाए कि हिमाचल प्रदेश की संख्या के आधार पर आपने स्वयं कहा कि हिमाचल प्रदेश में 55,07,261 मतदाता विधानसभा चुनावों में मतदान करेंगे। और मुझे लगता है कि जो 18 से 19 वर्ष के जो मतदाता हैं वो करीब सब मिलाया जाए तो ये 10 लाख से ऊपर बनेंगे। तो इनका भी बहुत अहम भूमिका रहेगी। और नई तकनीक जोड़ना चाहूंगा कि युवा मतदाता जो है, आज का युग में युवा लोग जो है वैसे भी डिजिटल युग के हैं, तो इसका उपयोग सही तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से और अधिक उपयोग करते हैं। लेकिन दूसरे वर्ग की भी आपने बात की है, दिव्यांगजनों की बात कही है, बुजुर्गों के लिए बात कही है, तो उनके लिए भी उनके परिवार में ही, वैसे तो हर व्यक्ति के पास हिमाचल प्रदेश में मोबाइल वो रखते हैं, तो यदि मान लीजिए उन्हें उसे ऑपरेट करने में कोई समस्या आती है तो परिवार में उनके नाती पोते जो हैं वो उनको मदद करेंगे। उस ऐप में जाकर के वो अपनी रजिस्ट्रेशन कर सके या उसका उपयोग कर सके। तो जिस तरह से आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, उसी तरह अब हिमाचल में जो आचार संहिता है वो लागू हो चुकी है। आगे हम कार्यक्रम में जो राजनीतिक घटनाक्रम जैसे जैसे बनेंगे और जो भी चुनावी परिदृश्य बनेगा उससे जुड़ी चर्चाएं करेंगे। आज फिलहाल इतना ही। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रकाश भारद्वाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भारद्वाज और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।